बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है 10th केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 9 से। कल हम इम्पॉर्टेंस ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट केसी पढ़ रहे थे। उसका फर्स्ट पार्ट जो था प्रीडिक्टिंग द डायरेक्शन ऑफ अ रिएक्शन हमने पढ़ लिया था। आज उसका दूसरा हिस्सा प्रीडिक्ट द एक्सटेंट ऑफ अ रिएक्शन हम पढ़ेंगे। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बाज़ का एग्जामिनर सिर्फ इतनी बात लिख देता है कि राइट इम्पॉर्टेंस ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। अगर वो इतना सा क्वेश्चन देता है तो आप उसमें आपके लिए उसमें फिर दोनों चीज़ें लिखनी हैं। आपने जो कल हमने पढ़ा था प्रीडिक्टिंग द डायरेक्शन ऑफ अ रिएक्शन वो भी लिखेंगे, 2 मार्क्स का वो बन जाता है, और 2 मार्क्स का ये एक्सटेंट ऑफ अ रिएक्शन बन जाता है। लेकिन अगर एग्जामिनर क्वेश्चन में ये चीज़ की एक्सप्लेन कर देता है आपको कि राइट अ नोट ऑन द प्रीडिक्टिंग द एक्सटेंट ऑफ अ रिएक्शन, फिर आपके लिए बड़ी आसानी हो जाती है कि आपने लिखना थोड़ा है, नंबर आपको ज़्यादा मिलने। लेकिन मोस्टली टाइम जो पंजाब में ये क्वेश्चन जो आता है चैप्टर नंबर 9 से, वो यही आता है कि राइट अ नोट ऑन इम्पॉर्टेंस ऑफ द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट केसी। तो उसमें आपको दोनों चीज़ें लिखनी होती हैं। ये आपने उस क्वेश्चन को देख लेना। प्रीडिक्टिंग, प्रीडिक्ट का मतलब होता है निशानदही करना, अंदाज़ा लगाना, एस्टीमेट लगाना, किसी चीज़ के बारे में पहले से बाखबर हो जाना। एक्सटेंट, एक्सटेंट का मतलब होता है हद, किसी चीज़ की कोई हद। जैसे हम कहते हैं जी एक लड़का जो है यहाँ से दौड़ लगाता है, वो ग्राउंड के वो आखिरी कोने तक जा सकता है। दूसरे के बारे में हम कहते हैं ये तो जी बहुत फैटी है, बहुत मोटा है, ये तो इसकी हद ही नहीं है, ये ज़्यादा दरमियान तक जाएगा। तो कौन सा स्टूडेंट कहाँ तक जा सकता है दौड़ के, ये उसकी हद है, दौड़ने की हद है उसकी। इसी तरह केमिस्ट्री में हमारे पास रिएक्शंस होते हैं। हम ये देखते हैं कि कितना रिएक्टेंट किस हद तक वो प्रोडक्ट में जा सकता है, उसकी लिमिट, उसकी एक्सटेंट, कि कितना रिएक्टेंट किस में कन्वर्ट हो सकता है, प्रोडक्ट। और रिवर्सिबल रिएक्शन में कितना प्रोडक्ट जो है वो रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो सकता है। इसे कहते हैं किसी रिएक्शन की हद, किसी रिएक्शन की एक्सटेंट। ये चीज़ का जो है हमें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट केसी से पता चल जाती है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट केसी की वैल्यू से हमें अंदाज़ा हो सकता है, हम अंदाज़ा लगा सकते हैं, हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं क्या ये रिएक्शन कितना हद तक, कितने % ये रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा या कितना प्रोडक्ट रिएक्टेंट में कन्वर्ट होगा। और ये उस वैल्यू से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि रिएक्शन कंप्लीट भी होगा कि नहीं होगा। आइए देखते हैं जी न्यूमेरिकल वैल्यू। न्यूमेरिकल वैल्यू से मुराद ये है, जैसे अगर मैं केसी लिखता हूँ, केसी के आगे कोई 9, 8, 7 लिख देता हूँ, तो ये इसको बोला जाएगा साइंस की ज़बान में कि ये जो न्यूमेरिकल वैल्यू है। न्यूमेरिकल का मतलब होता है नंबर, जैसे 2, 3, 4, 5, 6, 7, कोई रियल नंबर। तो कहते हैं जो न्यूमेरिकल वैल्यू किसकी, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता है, केसी। यानी केसी की जो वैल्यू है प्रीडिक्ट द एक्सटेंट ऑफ अ रिएक्शन। आपसे कोई पूछ ले कि जी आप किसी रिएक्शन को किस तरह एक्सटेंट, उसकी एक्सटेंट के बारे में किस तरह प्रीडिक्ट करेंगे, आप कहेंगे फ्रॉम न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ केसी। अगर हमें केसी की न्यूमेरिकल वैल्यू मालूम हो जाए, उससे हम बता सकते हैं कि हमारे रिएक्शन की हद क्या होगी। इट इंडिकेट्स टू विच एक्सटेंट, यानी कौन इंडिकेट करता है, केसी की वैल्यू। केसी की वैल्यू से हमें यह पता चलेगा कि टू विच एक्सटेंट, किस हद तक रिएक्टेंट्स, जो उसके रिएक्टेंट्स हैं, आर कन्वर्टेड, चेंज हो जाएंगे, बदल जाएंगे, तब्दील हो जाएंगे, मॉडिफाई हो जाएंगे, किस में, टू प्रोडक्ट्स। केसी की वैल्यू से ही हम अंदाजा लगा सकते हैं कि जिसके रिएक्टेंट्स किस हद तक प्रोडक्ट में चेंज हो सकते हैं। इनफैक्ट हकीकत में इट मेजर्स, इससे हम इस चीज़ की पैमाइश करते हैं, इस चीज़ को मेजर करते हैं, हाउ फार अ रिएक्शन प्रोसीड, के रिएक्शन किस हद तक मुकम्मल होगा बिफोर इस्टेब्लिशिंग इक्विलिब्रियम स्टेट। इक्विलिब्रियम स्टेट इस्टेब्लिश होने से पहले पहले रिएक्शन किस हद तक प्रोसीड होगा। इन हकीकत में हमें इससे क्या पता चलता है कि इक्विलिब्रियम स्टेट इस्टेब्लिश होने से पहले पहले रिएक्शन कितना रिएक्टेंट किस में कन्वर्ट होगा, प्रोडक्ट में। इन जनरल देयर आर 3 पॉसिबिलिटीज ऑफ प्रिडिक्टिंग द एक्सटेंट ऑफ अ रिएक्शन। इसको जनरलाइज किया गया, आमतौर पर 3 कंडीशंस हैं जिनके तहत हम अंदाज़ा लगा सकते हैं, 3 केसी की वैल्यू से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस हद तक हमारा रिएक्शन जो है प्रोडक्ट में जा सकता है, किस हद तक। 3 पॉसिबिलिटीज़ है। पहली पॉसिबिलिटी क्या है, अगर लार्ज न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ केसी आ जाए, आप उससे क्या अंदाज़ा लगाएंगे। दूसरी कंडीशन ये होगी स्मॉल न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ केसी, अगर केसी की वैल्यू क्या आ जाए, स्मॉल। तीसरी
न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ केसी नाइदर स्मॉल नॉर लार्ज, ना ही केसी की वैल्यू स्मॉल हो ना ही लार्ज हो। तीसरी कंडीशन ये, पहली क्या, लार्ज वैल्यू ऑफ केसी, दूसरी स्मॉल वैल्यू ऑफ केसी, तीसरी ना स्मॉल ना लार्ज, यानी मॉडरेट हो। अच्छा, इससे पहले एक और बात समझ लें, मैं आपको यहां समझा दूं, मैथमेटिक्स की दुनिया में आ जाए थोड़ी देर की। आमतौर पर अच्छा केसी का मतलब ये है कि हम लिखते हैं जी प्रोडक्ट, प्रोडक्ट्स ऊपर लिखते हैं, ओवर रिएक्ट। अगर ये बात आपको समझ आ गई तो आपको अगले वाला टॉपिक समझने में बड़ी आसानी होगी। अच्छा, मैथ में हमारे पास एक न्यूमरेटर होता है, एक डिनोमिनेटर होता है। अगर हमारे पास ऊपर वाली वैल्यू बड़ी हो, नीचे वाली वैल्यू यानी डिनोमिनेटर छोटा हो, तो आंसर हमारा मैक्सिमम आता है, बड़े से बड़ा आंसर आता है। क्या किया हमने, हम कहते हैं कि अगर मैथ में न्यूमरेटर की वैल्यू बड़ी हो, डिनोमिनेटर की वैल्यू आंसर क्या छोटा आएगा या बड़ा आएगा, मैक्सिमम आता है, बड़ा आता है। जब 10/10 आंसर क्या आ गया, 10/1 आंसर क्या आया 10। अच्छा, इसी बात को जरा यूं देखिएगा, मैथ में अगर ऊपर वाली वैल्यू छोटी हो, नीचे वाली वैल्यू बड़ी हो, तो जवाब इंतहाई छोटा आता है। देखिए वैल्यूज वही हैं, 10/1 10, मैक्सिमम आंसर आ गया, मैक्सिमम वैल्यू आ गई। अच्छा, अगर हमने 1/10 कर दिया, यानी एक जो है 10 हिस्सों में तकसीम हो गया, तो 0.1 आंसर है। पॉइंट क्या आएगा, आंसर क्या आएगा, इंतहाई स्मॉल आएगा। यहां क्या आंसर आएगा, लार्ज आएगा। अब जरा यहां से थोड़ा सा अंदाजा लगाएं कि अगर हमारी प्रोडक्ट की वैल्यू ज्यादा होगी, अगर हमारी प्रोडक्ट की वैल्यू और रिएक्टेंट की वैल्यू, तो लार्ज वैल्यू ऑफ केसी आएगी। अच्छा, अगर केसी की वैल्यू लार्ज आ रही है, इससे हमने अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर केसी की वैल्यू लार्ज है तो इसका मतलब यह है कि सारे का सारा प्रोडक्ट होगा, रिएक्टेंट इंतहाई थोड़ा होगा। यानी यूं कह लें प्रोडक्ट जो है वो 10 ग्राम होगा और रिएक्टेंट सिर्फ 1 ग्राम होगा। इसका मतलब है अगर प्रोडक्ट 10 ग्राम बन गया है, रिएक्टेंट 1 ग्राम बचा हुआ है, तो रिएक्शन ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है, सारे का सारा रिएक्टेंट कन्वर्ट हो चुका है। इस लार्ज वैल्यू ऑफ केसी से हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारा उस रिएक्शन मिक्सचर के अंदर क्या होगा, सारा प्रोडक्ट होगा, रिएक्टेंट ना होने के बराबर होगा और रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगा। अच्छा, अगर केसी की वैल्यू स्मॉल आ जाती है 0.1, इसका मतलब यह है कि नीचे वाली वैल्यू बड़ी होगी। अब नीचे वाली क्या होती है, रिएक्टेंट। इसका मतलब है 10 ग्राम रिएक्टेंट वैसे का वैसे अभी पड़ा है और कितना कन्वर्ट हुआ है प्रोडक्ट में, 1 ग्राम। तो इसका मतलब है कि केसी की वैल्यू जब स्मॉल हो तो उस वक्त सारे का सारा रिएक्टेंट वैसे पड़ा होता है और प्रोडक्ट ना होने के बराबर होता है। और तीसरी वैल्यू हम कहते हैं जी, अगर एक जैसी वैल्यूज आ जाएं, ना बहुत ज़्यादा स्मॉल हो ना बहुत ज़्यादा लार्ज हो, जैसे 10 है, 5 है, 5 से 5 कट गया तो 1 आ गया, तो इसका मतलब अगर वैल्यू ना ज़्यादा लार्ज हो ना ज़्यादा स्मॉल हो, तो इसका मतलब कंपेरेबल अमाउंट होगी, जितना का रिएक्टेंट होगा उतना का ही प्रोडक्ट होगा, ऑलमोस्ट कंपेरेबल हो। आइए आप देखते हैं जी, 3 एग्जाम्पल्स हैं, उनको हमने डिस्कस करना है। लार्ज न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ केसी, कहता था लार्ज वैल्यू ऑफ केसी इंडिकेट्स, लार्ज वैल्यू ऑफ केसी ये जाहिर करती है that at equilibrium position reaction mixture consist of almost all products। अभी हमने ये बात की, ऊपर क्या है, प्रोडक्ट है 10 है। अगर लार्ज वैल्यू कब आती है, जब ऊपर वाली वैल्यू ज्यादा हो, ऊपर क्या है, प्रोडक्ट। कहता है इस केसी की लार्ज वैल्यू से हमें यह पता चलता है कि रिएक्शन मिक्सचर के अंदर सारे का सारा ऑलमोस्ट क्या है जी, ऑल प्रोडक्ट्स हैं, एंड रिएक्टेंट बेचारा कितना है, नेग्लिजिबल, ना होने के बराबर। नेग्लिजिबल का मीनिंग ये हुआ आटे में नमक के बराबर। अब आप 2 किलो आटा गूंथते हैं तो उसमें कितना, 2 किलो नमक डालते हैं, चुटकी, एक पिंच, तो इसे कहते हैं नेग्लिजिबल, यानी ना होने के बराबर। यानी उसके वजूद से इनकार भी नहीं किया जा सकता, लेकिन उसका इकरार भी नहीं किया जा सकता। द रिएक्शन हैज ऑलमोस्ट गॉन टू कंप्लीशन, जब सारे का सारा उसमें प्रोडक्ट होगा, इसका मतलब सारे का सारा जो है रिएक्टेंट कन्वर्ट हो चुका है किसमें, प्रोडक्ट। मिसाल के तौर पर आपके पास जो है 10 ग्राम पानी है, सपोज हमने फ्रिज में रखा, फ्रिज ऑन कर दिया, चल रही है फ्रिज, सारी की सारी बर्फ बन गई। 10 ग्राम से चलो 9 ग्राम कह लें, 9 ग्राम क्या बन गई, बर्फ बन गई, 1 ग्राम पानी रह गया। अब हमारा मिशन तो मुकम्मल हो गया, हमारा प्रोडक्ट, इसका मतलब है उस कटोरे के अंदर अब क्या है, मैक्सिमम क्या है, प्रोडक्ट है, रिएक्टेंट है ना होने के बराबर। अब इसने एग्जाम्पल दी है, द ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड, 9th चैप्टर नंबर 7 की याद ताज़ा होगी। ऑक्सीडेशन क्या होती थी, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ, अब ये कार्बन मोनोऑक्साइड है, साथ ऑक्सीजन ऐड हो जाए तो हम कहेंगे इसकी क्या हो गई, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड जो है
उससे क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड। कौन सी गैस बनती है जी? और इसके लिए Kc की वैल्यू कितनी आती है? 2.2 एंड 10 रेज़ टू पावर 22। अच्छा, इस लार्ज वैल्यू ऑफ Kc यानी 2.2 10 रेज़ टू पावर 22 का मतलब क्या है? मैं जरा इसको ऑर्डिनरी नोटेशन में लिखता हूं, जैसे आपने 9th में मैथमेटिक्स में 3.1 एक्सरसाइज की थी, और ऑर्डिनरी नोटेशन को साइंटिफिक नोटेशन में लिखा था और साइंटिफिक नोटेशन को ऑर्डिनरी में। तो ये साइंटिफिक नोटेशन में लिखा, हम जरा ऑर्डिनरी में लिख के देखे तो सही ये वैल्यू कितनी बड़ी बनती है जी। मैं लिखने लगा हूं जी, ये 2 अब 22 है ना, 4 5 6 7। अब अंदाजा लगाएं, पढ़ के दिखाएं जरा, इतनी लार्ज वैल्यू है Kc की। अभी हमने पढ़ा कि लार्ज वैल्यू ऑफ Kc का मतलब क्या होगा कि ऊपर वाला फैक्टर मैक्सिमम होगा। ऊपर वाला फैक्टर क्या होता है? प्रोडक्ट। इसका मतलब प्रोडक्ट ही प्रोडक्ट है और रिएक्टेंट है ना होने के बराबर। तो इससे पता चला कि जब Kc की वैल्यू लार्ज होगी, हमारा सारे का सारा रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगा। रिएक्शन क्या हो जाएगा? क्लियर। अब दूसरी बात, स्मॉल न्यूमेरिकल ऑफ वैल्यू ऑफ Kc कहता है अगर Kc की वैल्यू स्मॉल आ जाए उसका क्या मतलब होगा? रिएक्शन के मतलब आप क्या कहेंगे जब Kc की वैल्यू स्मॉल होगी? हमारे जहन में यही कॉन्सेप्ट होगा कि जब स्मॉल वैल्यू उस वक्त आती है जब नीचे वाली वैल्यू लार्ज हो, ऊपर वाली कम। नीचे क्या है? रिएक्टेंट। इसका मतलब रिएक्टेंट ज्यादा हो, प्रोडक्ट ना होने के बराबर हो, तो तब क्या होती है? स्मॉल वैल्यू आती है। कहता है व्हेन द Kc वैल्यू ऑफ रिएक्शन इज स्मॉल, जब Kc का जो न्यूमेरिकल वैल्यू है, जो Kc का जो जवाब है छोटा है, इट इंडिकेट, इससे क्या जाहिर होता है? दैट इक्विलिब्रियम हैज एस्टैब्लिश्ड, इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो गया विद वेरी स्मॉल कन्वर्जन ऑफ रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट। बहुत थोड़ा सा रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज हुआ। क्या हुआ जी? बहुत थोड़ा सा रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज हुआ। एट इक्विलिब्रियम पोजीशन ऑलमोस्ट क्या होगा जी? ऑल रिएक्टेंट्स आर प्रेजेंट। क्योंकि जब हमने ये डिवाइड करके देखा था कि ये ऊपर प्रोडक्ट नीचे रिएक्टेंट, ऊपर वैल्यू कम नीचे ज्यादा हो तो आंसर इंतहाई छोटा आता है, ऐसे ही कहा था। तो जब स्मॉल वैल्यू ऑफ Kc, इसका मतलब क्या होगा? सारे का सारा रिएक्टेंट वैसे पड़ा, ऑल रिएक्टेंट्स आर प्रेजेंट बट अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट्स इज, या अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट क्या हो जाती है? नेग्लिजिबल। मिसाल के तौर पर आपने फ्रिज के अंदर वो कटोरा रखा पानी वाला और लाइट चली गई, प्रोडक्ट बना ही नहीं, प्रोडक्ट है तो लार्ज वैल्यू ऑफ Kc आएगी, सारे का सारा रिएक्टेंट वैसे पड़ा होगा। सच टाइप ऑफ रिएक्शन, अच्छा ऐसे रिएक्शन कभी कंप्लीट हो जाएंगे? अगर बिजली आए ही ना तो क्या बर्फ जम जाएगी? नो, नेवर गो टू कंप्लीशन। फॉर एग्जांपल जैसे अमोनिया, अमोनिया की अगर हम डिकम्पोजिशन करें तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में कन्वर्ट होती। इसकी Kc की वैल्यू कितनी आई? 3.0 एंड 10 रेज़ टू पावर -9। ये साइंटिफिक नोटेशन में दी गई, हम इसको ऑर्डिनरी नोटेशन में लिख के देखते हैं कितनी स्मॉल है। देखें जरा, 0.1 2 3, आप देखिए इतनी 0.000003, इतनी स्मॉल वैल्यू है। जब स्मॉल वैल्यू ऑफ Kc होगी इसका मतलब है कि नीचे वाला फैक्टर बहुत ज्यादा है, यानी सारे का सारा रिएक्टेंट पड़ा है और प्रोडक्ट ना होने के बराबर है। तीसरी कंडीशन आ गई जी, ये बड़ी मतलब मोतदिल है, इतदाल वाली है। न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ Kc इज नाइदर स्मॉल नॉर लार्ज, ना Kc की वैल्यू बहुत ज्यादा हो ना बहुत बराबर बराबर हो। तो कहता सच रिएक्शन हैव कंपेरेबल अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स, यानी दोनों की तकरीबन बराबर बराबर अमाउंट हो। फॉर एग्जांपल जैसे N2O4 है, किस में कन्वर्ट हुआ? 2NO2 में। इसमें Kc की वैल्यू क्या है जी? 0.211, यानी ना तो 10 की पावर माइनस में है ना ही 10 की पावर प्लस में है, दरमियानी सी वैल्यू। तो यहाँ पर इस तरह की Kc की वैल्यू जब बहुत ज़्यादा ना लार्ज हो ना स्मॉल, इसका मतलब तकरीबन रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की मिकदारें क्या हैं? बराबर बराबर हैं, सेम है। अब एक एहतियात, इस सवाल को जब हम बोर्ड में कई बार हमने ये क्वेश्चन जब पेपर में आया है, पेपर मार्क करते वक्त इस क्वेश्चन में एग्जामिनर क्या चीज़ चेक करता है जिसकी वजह से बच्चों के नंबर कटते, अच्छे अच्छे बच्चों के बहुत प्यारा लिखा होता है, छोटी सी एक टेक्निकल मिस्टेक की वजह से नंबर कट जाते हैं। पहली बात, क्योंकि ये चैप्टर रिवर्सिबल रिएक्शन वाला है, बच्चा पहली गलती। और अच्छा, एग्जामिनर चेक क्या करता है? एग्जामिनर इस सवाल में दो चीज़ें मेन चेक कर रहा होता है। केमिकल रिएक्शन, कि क्या केमिकल रिएक्शन सही लिखा है। खास तौर पर यहाँ बच्चे फॉरवर्ड का साइन डाल देते हैं, रिवर्सिबल का साइन डाला है, इक्वेशन बैलेंस है, Kc की वैल्यू सही लिखी है प्रॉपर। बच्चे क्या करते हैं? 2.2 और 10 की पावर -22 यहाँ लिखाते हैं, वो तो सारा उलट हो गया। इसको क्या कराते हैं? प्लस कराते हैं। तो ये बिल्कुल एज इट इज लिखनी।
और इसके मुताबिक फिर इसकी आगे जो है इसकी एक्सप्लेनेशन, इसको जस्टिफाई करना कि कैसे लार्ज वैल्यू ऑफ केसी का मतलब क्या है कि सारे का सारा प्रोडक्ट होगा रिएक्टेंट ना होने के बराबर होगा। फिर दूसरी लाइन वो ये चेक करता है कि क्या इस पर रिएक्शन लिखा है, हाँ जी लिखा है, बैलेंस किया है, हाँ जी, क्या ये दरमियान में रिवर्सिबल है या फॉरवर्ड रिएक्शन है, अगर तो रिवर्सिबल का साइन है वो टिक करेगा। मैंने बेशुमार क्वेश्चन ऐसे देखे हैं जिसके अंदर यहाँ बच्चा जब फॉरवर्ड रिएक्शन लिख देता है तो ये तो फिर बात ही गलत हो जाती है। फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए केसी की वैल्यू होती ही नहीं है, केसी प्रोड्यूस ही नहीं होता, केसी पैदा ही नहीं होता जब फॉरवर्ड रिएक्शन होता है, ये तो रिवर्सिबल के लिए। और साथ बच्चे वैल्यू नहीं लिखते। अब आप बताएं, जब हम वैल्यू को तो डिस्कस कर रहे हैं और वैल्यू बच्चा केसी की लिखे ना और सारा वो 2 सफ़े भर के आ जाए और कहे जी मेरा क्वेश्चन बड़ा ज़बरदस्त हुआ, मैंने बड़ा ज़बरदस्त लिखा है, ये टेक्निकल बातें लिखी ना हो, बाकी सारी ये तोता कहानी लिखी हो, कोई नंबर नहीं मिलता, क्रॉस कर देता है एग्जामिनर। तो आपने इन स्टेप्स को, ये वो की पॉइंट्स हैं जिसको एग्जामिनर रीड आउट करता। और याद रखिएगा पेपर में एग्जामिनर जो है थारोली लाइन टू लाइन नहीं पढ़ता, हर क्वेश्चन में कुछ की वर्ड्स होते हैं, की लाइंस होती हैं, की पॉइंट्स होते हैं, सिर्फ उसको चेक करना होता है, चाहे मैथमेटिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे फिजिक्स हो, चाहे बायोलॉजी। बाज़ बच्चे क्या करते हैं, आम चीज़ें जो लिखते हैं उसमें थोड़ी बहुत वो कमी कोताही कर लेते हैं जब पैराग्राफ लिख रहे होते हैं, सेंटेंस लिख रहे होते हैं, लेकिन जब केमिकल रिएक्शन आता है, इस तरह की वैल्यूज़ आती हैं, उस एग्जैक्ट लिखते हैं, एग्जामिनर उसको पूरा नंबर दे देता है, उसकी छोटी मोटी मिस्टेक इग्नोर हो जाती है। लेकिन बाज़ बच्चे क्या करते हैं, ये वाली बातें जो हैं, ये जो एक्सप्लेनेशन है, ये सारी वर्ड टू वर्ड से ही लिखते हैं, लेकिन जब केमिकल इक्वेशन या रिएक्शन की बारी आती है, वैल्यूज़ की बारी आती है, वहाँ वो गलत लिख जाते हैं और एग्जामिनर उसको सारे को क्रॉस कर देते हैं। तो ये इस क्वेश्चन में ख़ास एहतियात करनी है। आज हमारा ये लास्ट टॉपिक था, कल से इंशाल्लाह हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे। एनी क्वेश्चन एल्स? जी कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ बिल्कुल आएगा जी। ये अब्दुल वकार मुकीद कहते हैं कि जी इक्वेशन बैलेंस नहीं है। किस तरह बैलेंस नहीं है? वो कह रहे हैं इधर तो 2 कार्बन है, इधर आपने सिंगल कार्बन लिख रखा है, वाकई ही यहाँ 2 कार्बन आएंगे, ये जी 2 लगा देते हैं, इट्स ओके। अब देखें 2 कार्बन हो गए, ऑक्सीजन को काउंट करें, 2 ऑक्सीजन इधर 2 इधर, 4 हो गए, 2 ये और 2 से मल्टीप्लाई करें, 2 to the 4। थैंक यू बेटे, यू करेक्ट मी कि हम वो इक्वेशन को बैलेंस नहीं कर सके थे, इक्वेशन शुड बी बैलेंस्ड। एनी अदर क्वेश्चन? ये क्वेश्चन नहीं था, ये तो मेरी इस्लाह थी जी। नो एनी क्वेश्चन? बस कहते टॉपिक को क्लोज करें। इट्स ओके जी, थैंक यू, जाकुमुल्लाह खैर वासन फिल जज़ा।